नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बाय वी सलूजा। होप आपको हमारी पहली वीडियोस पसंद आई होंगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मास्टर कैडर मैथमेटिक्स का 2017 का पेपर। आज की इस वीडियो में हम मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के 2017 के पेपर के पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी पुरानी वीडियोस पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अगर हेल्प मिल सके, यही हमारे चैनल का मोटो है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मास्टर कैडर मैथमेटिक्स 2017 का पहला क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसका क्या आंसर होगा? इसके चार ऑप्शंस हैं, 1, -1, 0, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिमिट और फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। जब भी आपके पास मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है लिमिट जितना लिमिट का आंसर होता है उतना ही लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर होता है, उतना ही राइट हैंड लिमिट का आंसर होता है। मुझे राइट से करना पसंद है। जब भी आपके पास मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे फंक्शंस दिए हों तो ज़रूर लेफ्ट या राइट से आप आंसर निकाल के देख लीजिए। जो लेफ्ट और राइट का आंसर होगा वही लिमिट ऑफ अ फंक्शन का भी आंसर होता है। तो मैंने इसको राइट हैंड लिमिट से सॉल्व किया। मैंने यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 की जगह x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव लिखा है। 3 पॉजिटिव लिखने का मतलब है मैं 3 के राइट से लिमिट को चेक कर रही हूँ। फंक्शन एज इट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। जब भी हम 3 के राइट में लिमिट को चेक करने की कोशिश करते हैं, मतलब जब हमारा वेरिएबल x अप्रोच करता है 3 पॉजिटिव पर, 3 पॉजिटिव पर अप्रोच करने का मतलब है मुझे 3 से आगे जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने x को फिल कर लिया 3 प्लस h, जहाँ पर h एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है ताकि लिमिट को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। एच कुछ भी हो सकता है, लाइक एप्सिलॉन की तरह बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। अगर एक्स 3 पॉजिटिव पर अप्रोच करेगा तो ऑब्वियस है एच हमारे पास 0 पर अप्रोच करेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव की जगह लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और जहाँ पर भी एक्स है आप उसकी जगह फिल कर सकते हैं 3 प्लस एच माइनस 3 एज इट इज, मॉडुलस वैसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 3 प्लस एच माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस ऑफ h डिवाइडेड बाय h। अब आपको पता है, आप चेक कर रहे हैं फंक्शन मॉडुलस ऑफ h अपॉन h की लिमिट जब h 0 के करीब है, बट हमें तो पता है मॉडुलस वाला फंक्शन अगर 0 से छोटा हो तो डेफिनेटली नेगेटिव h आंसर आएगा। अगर मॉडुलस ऑफ h वाला फंक्शन में जो वेरिएबल h है अगर वो 0 से बड़ा हो तो उसका आंसर होता है पॉजिटिव ऑफ h। तो मेरे पास तो दो पॉसिबिलिटीज आई, अगर h नेगेटिव वाली साइड में हुआ, 0 से पीछे हुआ तो नेगेटिव h आएगा, अगर h 0 से आगे हुआ तो डेफिनेटली पॉजिटिव एच आएगा। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ ली, एक बार मैंने मॉडुलस ऑफ एच को नेगेटिव एच फिल कर दिया और दूसरे केस में पॉजिटिव एच फिल कर दिया। तो अगर एच के साथ एच कैंसिल हो जाएगा तो पहले केस में बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -1, और दूसरे केस में बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 +1। तो ऐसे तो मेरे पास लिमिट के दो आंसर्स आ गए, एक आ गया -1 या फिर वो बोल रहा है पॉसिबिलिटी है 1 आ सकता है। बट लिमिट का आंसर हमेशा यूनिक एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस फंक्शन का कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी एक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास y आपको दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x, तो वो बोल रहे हैं इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसका आंसर क्या होगा, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं 1, 1/2, 0, -1/2। अच्छा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर बताऊंगी, आप डायरेक्ट dy/dx निकालने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपको पॉसिबिलिटी, पेपर में टाइम कम होता है, हम हेजिटेशन की वजह से कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर लेते हैं लंबी कैलकुलेशन में। तो आप सोचिए, आपको अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद आता है तो आप वो यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ किया है जिससे क्वेश्चन आसानी से 1 सेकंड में सॉल्व हो गया।
तो मैंने सबसे पहले फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो मुझे साइन एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला पता था। अगर आपको नहीं पता तो मैंने सेंस में लिखा हुआ है, आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। साइन ऑफ एंगल का फॉर्मूला हमेशा होता है ट्वाइस ऑफ साइन, वैसे ही एंगल का हाफ कर दीजिए, एक बार कॉज फिर एंगल का हाफ। और अगर आपको 1 प्लस कॉज ऑफ एंगल का याद करना है तो वो होता है ट्वाइस ऑफ कॉज स्क्वायर एंगल का हाफ। तो मैंने ये दो फॉर्मूलाज ऊपर फंक्शन में यूज़ किए। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर साइन ऑफ एंगल की जगह मुझे क्या दिया हुआ है x। तो मैंने क्या यूज़ किया, ट्वाइस साइन एंगल का हाफ करना था तो मैंने लिख दिया x/2। वैसे ही कॉज मुझे एंगल का हाफ करना था, एंगल है x, उसका हाफ करेंगे तो x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स का मुझे फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है 2 कॉज स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल यहाँ पर x है, x का हाफ करेंगे तो x/2। अब न्यूमरेटर में 2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया, सेम वैसे ही न्यूमरेटर की cos x/2 से डिनोमिनेटर का एक पावर cos ऑफ x/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आई एम लेफ्ट विद y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। अगर आप इसको और भी ध्यान से सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन बाय cos कितना होता है टेंजेंट, तो ये होगा टेंजेंट ऑफ x/2, मतलब y आपके पास कितना आ गया x/2। अब आप y का डेरिवेटिव कर दीजिए। अगर आप y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा d/dx x/2 का डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा, dx/dx आपके पास होता है 1, तो टोटल आंसर आ गया आपके पास 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 1/2। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है आपको डेरिवेटिव निकालना है एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर log x का, और उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं log x, e रेज टू पावर log x, नेक्स्ट ऑप्शन है e रेज टू पावर log x, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर log x माइनस 1, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 1। अच्छा, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर का डेरिवेटिव करना हो तो मैंने उसकी लर्निंग टेक्निक नीचे लिखी है, आप देख सकते हैं। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर का डेरिवेटिव करना हो, आपको एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एज इट इज ही लिखना है, उसके बाद आपको पावर का डेरिवेटिव करना होता है। तो वैसे ही अगर आप डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर log x का कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर log x एज इट इज, यहाँ पर पावर कौन है log x, तो इसका मतलब log x का दोबारा डेरिवेटिव होगा। तो e रेज टू पावर log x एज इट इज है, log x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x। तो हमारे पास कितना आंसर आया, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर log x का आंसर आया एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर log x डिवाइडेड बाय x। बट आपको तो पता है एक्सपोनेंशियल एंड log एक दूसरे के एंड फंक्शंस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा और आंसर अकेला क्या बचेगा x/x। तो टोटल आंसर कितना होगा 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर y आपके पास साइन इनवर्स cos x एक फंक्शन दिया हुआ है तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव में जो पहली ऑप्शन है वो है -1, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है sin x, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 1, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 1/1 माइनस cos स्क्वायर x। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जब भी आपको साइन इनवर्स cos x का डेरिवेटिव करना हो, या फिर मैं ये बोलूँ, आप सिंस वाले पार्ट पर पहले आइए, अगर आपको डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स ऑफ एंगल का तो उसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। फिर बाद में आपको एंगल का ही दोबारा डेरिवेटिव करना होता है। तो मैं यही टेक्निक इस पर लगाऊंगी। जब मुझे बोला गया y एक फंक्शन है जिसका मुझे डेरिवेटिव करना है जो है साइन इनवर्स cos x, तो साइन इनवर्स cos x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 1/√1 माइनस एंगल। यहाँ पर एंगल मेरे पास क्या है cos x, तो cos x का स्क्वायर, और फिर वापस एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास है cos x, तो cos x का डेरिवेटिव आप दोबारा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस cos स्क्वायर x आपके पास किसके बराबर होगा, चेक कीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। अगर आप cos स्क्वायर x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा साइन स्क्वायर x के बराबर। तो मैं यहाँ पर अंडर रूट में आंसर लिख रही हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x का, दैट इज अंडर रूट साइन स्क्वायर x। cos x का आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे वो होगा नेगेटिव साइन x। अब ये आपके पास क्या बचा, नेगेटिव साइन x डिवाइडेड बाय साइन x, तो टोटल आंसर आपके पास हुआ -1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है आपको डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करना है एक्स रेज टू पावर 6 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू पावर 3 और इसके ऑप्शंस हैं 6x रेज टू पावर 5, नेक्स्ट ऑप्शन है 3x स्क्वायर, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 2x क्यूब, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है x क्यूब। अच्छा उन्होंने बोला था x रेज टू पावर 6 का आपको x रेज टू पावर 3 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले x रेज टू पावर 6 को y फंक्शन नाम दे दीजिए, x रेज टू पावर 3 को आप z फंक्शन नाम दे दीजिए। उन्होंने बोला x रेज टू पावर 6 का विद रिस्पेक्ट टू x रेज टू पावर 3 डेरिवेटिव, मतलब वो बोल रहे हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालना। तो इसको निकालने के लिए हम चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 और दूसरी साइड पर z इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख लेते हैं। अब y जो है वो x में फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं y का विद रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव करूंगी तो x रेज टू पावर 6 का डेरिवेटिव कितना होगा 6 x रेज टू पावर 6 माइनस 1। अगर आप वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो आप सबसे पहले कांस्टेंट लिखते हैं, फिर वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट माइनस 1, फिर वेरिएबल का दोबारा डेरिवेटिव। तो x रेज टू पावर 6 का डेरिवेटिव हुआ 6x रेज टू पावर 6 माइनस 1, मतलब टोटल 6x रेज टू पावर 5। वैसे ही अगर आप z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये होगा dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास होगा 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1, टोटल हुआ 3x स्क्वायर। पर मुझे तो dy बाई डी जेड निकालना है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में dy लिख लिया, डिनोमिनेटर में अलग से दूसरी साइड जाकर dz लिख लिया, बीच में dx को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब अपनी तरफ से dx को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो एक बन गया dy बाई डी एक्स, एक बन गया dx बाई डी जेड, मतलब मैंने dx को एडजस्ट करा है। dy बाई डी एक्स का आंसर मुझे पता है 6x रेज टू पावर 5, वैसे ही मुझे dz बाई डी एक्स का आंसर भी पता था 3x स्क्वायर, बट मुझे dx बाई डी जेड का आंसर देना था तो मैंने उल्टा कर दिया, ये हुआ 1/3x स्क्वायर। तो ये टोटल हुआ 6x रेज टू पावर 5 इंटू 1/3x स्क्वायर, टोटल कितना हुआ 6x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अगर आप 3 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा x रेज टू पावर 3 इंटू 2। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 2x क्यूब। होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस s ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8। आपको इसका एक्सेलरेशन चेक करना है कि कहाँ पर वैनिश होगा एट t पर। t की ऑप्शंस आपको दी हुई हैं 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा हमें पता है एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले जितना भी डिस्टेंस दिया है उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देते हैं। फिर उन्होंने बोला था कि एक्सेलरेशन वैनिश हो रहा है टी पर, मतलब मैं उसको 0 के इक्वल रख दूंगी और मेरे पास अपने आप टी का आंसर आ जाएगा। तो चलिए s क्या है आपके पास, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8। अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2t माइनस 4। वैसे ही अगर आप इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्न हो जाएगा 6t माइनस 12 पर। तो इसका एक्सेलरेशन आपके पास वैनिश बोला हुआ है, वैनिश होने का मतलब है ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर आपके पास 0 के इक्वल होगा, विच मीन्स आपके पास डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का आंसर कितना था 60 माइनस 12, ये आपके पास 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो 60 आपके पास 12 के इक्वल होगा, विच मीन्स टी आपके पास 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 2। Now move on to the next question. If the rate of change of volume of a sphere is equal to the rate of change of radius, then its radius is equal to, पहली ऑप्शन है 1, नेक्स्ट ऑप्शन है √2π, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 1/√2π, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है 1/2√π। अच्छा उन्होंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास कितना होता है 4/3πr³, उसका चेंज मतलब चेंज हमारे पास होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब d/dr। उसके बाद बोला हुआ है इज इक्वल टू, आपको चेंज क्या करना है, रेडियस, रेडियस है हमने सपोज किया है यहाँ पर r, तो r में चेंज मतलब d/dr ओवर r, ये आपने लिख लिया। अब सिर्फ डेरिवेटिव सॉर्ट कीजिए और आपको अपने r का आंसर मिल जाएगा।
4/3 पाई कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। आपको डेरिवेटिव करना है सिर्फ आर क्यूब का। राइट हैंड साइड में डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। 4 पाई/3 एज इट इज़ है। आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू आर 3r² विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद 4 पाई r² इज इक्वल टू 1। तो r² आपके पास इक्वल आया 1/4 पाई के। तो r इक्वल हुआ 1/√4 पाई के विच मीन्स r आपके पास आया 1/2 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 1/2 पाई। अच्छा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द कर्व x इज इक्वल टू t² - 1 एंड y इज इक्वल टू t² - 2t, tangent is parallel to x-axis where t is equal to 0, t is equal to 1/2, t is equal to 1 और t is equal to 2। अच्छा, उन्होंने आपको कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू t² - 1 और y इज इक्वल टू t² - 2t। तो और उन्होंने साथ ही बोला है टेंजेंट पैरेलल किसकी होगा, एक्स एक्सिस की। अच्छा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी लाइन उसके पैरेलल होगी तो दोनों की स्लोप तो बिल्कुल सेम होगी। अगर y 0 है तो मतलब इसकी स्लोप जो भी होगी वो 0 होगी। वैसे ही अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो उसकी स्लोप भी 0 होगी। तो इसका मतलब डेफिनेटली dy/dx 0 होगा जब टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस की। इसलिए मैंने लिखा है जब टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तब dy/dx 0 के इक्वल होगा। ऊपर मुझे जो भी इक्वेशन दी हुई है कर्व की, x इज इक्वल टू t² - 1 एंड y इज इक्वल टू t² - 2t, मैं इस इक्वेशन को यूज करके dy/dx निकाल लूंगी, उसको 0 के इक्वल रखूंगी और मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि t की कौन सी वैल्यू पर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस की। इसको सॉर्ट करना है तो आपको फिर से चेन रूल यूज करना पड़ेगा। चेन रूल में आप क्या करते हैं, सबसे पहले x t² - 1 दिया हुआ है तो आप dx/dt निकालेंगे, वो आपके पास आएगा 2t। सेम वैसे ही आपको y दिया हुआ है t² - 2t। अगर आप y का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 2t - 2। अब आपको dy/dx निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप dt को इंट्रोड्यूस करेंगे इन दोनों के बीच में, तो आप इसको लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt का आंसर है आपके पास 2t - 2 और dx/dt का आंसर आपको 2t दिया है, बट मुझे dt/dx का लिखना है तो मैं इसे लिखूंगी 1/2t। तो ये टोटल हुआ 2t - 2 इंटू 1/2t, मतलब 2t - 2 डिवाइडेड बाई 2t। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा t - 1 डिवाइडेड बाई t। अब आपको दिया हुआ था कि dy/dx 0 है। dy/dx की वैल्यू अगर आप यहाँ फिल करेंगे वो है t - 1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 0 विच मीन्स t - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज t इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इज 1/4, 1/2, 1 एंड 2। अच्छा, जब भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है जिसमें मैंने मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस किया। हर मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के एग्जाम में मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होता ही होता है। स्क्वाड्स थ्योरम, यंग्स थ्योरम, ऐसे क्वेश्चंस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ज़रूर होते हैं, तो इन क्वेश्चंस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। अच्छा, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स आपको बोला हुआ है फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को पहले एक्यूरेट बनाने की कोशिश की। मैंने क्या किया, मैंने साइन एक्स इंटू कॉज एक्स से 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया। इसलिए किया क्योंकि मुझे साइन 2x का फॉर्मूला याद आ रहा था, वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो मैंने 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स की जगह पर साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। इसका मतलब जो फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स है उसको मैंने आगे सॉर्ट करके साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 में क्रिएट कर लिया। अब मुझे पता है साइन ऑफ जो मर्जी एंगल हो वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है या उसके इक्वल होता है। तो मैंने लिखा -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। मतलब मैंने बोला है कि साइन की जो रेंज वैल्यूज हैं वो -1 से +1 के बीच बीच में या इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर एंगल की जगह पर 2x लिख लिया, तो ये हुआ -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू साइन 2x विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या चाहिए था, साइन 2x/2 का आंसर चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से सारी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा -1/2 इज लेस देन और इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 1/2, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम पार्ट पूछा है। तो मैक्सिमम रेंज वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है, 1/2।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन द इंटरवल -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 फॉर द फंक्शन। पहली ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, नेक्स्ट ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अच्छा, हमेशा मास्टर केडर मैथमेटिक्स में वैल्यू थ्योरम्स में से भी एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो रोल का हो, चाहे वो लेग्रांजे का या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वैसे ही मास्टर केडर मैथमेटिक्स में भी आते हैं। अच्छा, उन्होंने पूछा है रोल्स थ्योरम इस इंटरवल में किस फंक्शन पर लाई करेगा। रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या होती है, वो पूरे के पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेबल ओपन ब्रेसेस पर होना चाहिए, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर फंक्शन का आंसर सेम आना चाहिए, तभी आप बोलते हो आपके पास एक कांस्टेंट इस इंटरवल में ऐसा लाई करेगा कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट वुड बी इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऑप्शन से करना प्रेफर करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाउ आई एम श्योर अबाउट द आंसर, लेट्स सी। मैंने क्या किया, मैंने दोनों एंड पॉइंट्स पर सबसे पहले सारे फंक्शंस को चेक किया। तो पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसमें -1 फिल करती हूँ तो -1 आंसर आता है, 1 फिल करती हूँ तो 1 आता है, ये दोनों सेम तो आ नहीं रहे, जबकि एंड पॉइंट्स पर मुझे सेम आंसर मिलना चाहिए था, तो मैंने पहली ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। सेम वैसे ही अगर मैं सी ऑप्शन को चेक करती हूँ, मुझे यहाँ पर एक्स की जगह पर -1 फिल करने पर -1 मिल रहा है क्योंकि एक्स क्यूब है, और अगर मैं +1 फिल करती हूँ तो +1 मिल रहा है। फिर एंड पॉइंट्स पर आंसर सेम नहीं आ रहा, तो मैंने ये क्वेश्चन ये ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर दिया। सेम वैसे ही अगर मुझे डी ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, मुझे आसानी से पता है कि मॉडुलस वाला फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और एक्स इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी को भी कैंसिल कर दिया। तो सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के सुनना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।